देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोलर फेंसिंग किसानों के लिए लाभकारी। अधिक उत्पादन के लिए टमाटर की फसल में जरूरी कार्य। आज के समय में हर किसान चाहता है भरपूर पैदावार मिले और इसी चाहत को ध्यान में रखते हुए कई तरह की फसलें उगाता है। पर कभी कभी फसल को बेमौसम बारिश, कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज की एक और गंभीर समस्या किसानों के सामने आवारा पशुओं की है, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे बंदर, नीलगाय या फिर छुट्टा जानवर आदि। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच के रूप में वरदान साबित हुआ है सोलर फेंसिंग सिस्टम। इसे किसान अपने खेतों में लगाकर छुट्टा जानवरों से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं किसान भाई, तो मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभव। दिनों दिन आवारा पशुओं से हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा था, तो उसका रखवाली करना, खेतों की रखवाली करना एक बहुत ही दुष्कर काम दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और हमारे फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसके लिए हमने ये एक सोलर फेंसिंग मशीन लगाई है, जो सौर ऊर्जा से चलती है, दिन में चार्ज हो जाती है और रात को ये बखूबी काम करती है। और इसका सीधा सा सिस्टम ये होता है कि ये जो चारों तरफ तार की फेंसिंग करते हैं उसमें ये करंट छोड़ती है। तो करंट इस तरह से छोड़ती है कि झटका दे देती है, तो किसी भी तरह की जनहानि या किसी भी पशु की हानि नहीं होती है, सिर्फ झटका दे के ये मशीन छोड़ देती है। तो आवारा पशु जो भी है, एक बार झटका लगने के बाद में वो कभी दोबारा इस तरफ मुंह करके भी नहीं देखते। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। तो चलिए जानते हैं सोलर फेंसिंग सिस्टम की कार्यविधि और उपयोगिता और उसके फायदे के बारे में। मशीन को एक बार फिट करने के बाद में इसको रोज रोज संभालने की या इस तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर जो फेंसिंग वायर वो कहीं पेड़ पौधे के टच हो जाए या कहीं ज़मीन से टच हो जाए तो इसमें मशीन में सायरन बज जाता है, तो हमें मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है। तो उस वायर को हम जाके संभाल लेते हैं और उसकी दुरुस्ती करके और फिर उसको सेट कर देते हैं। और जब कभी कोई पशु भी इसको टच करता है या कोई आदमी को टच होता है तो मशीन में सायरन बज जाता है, तो मालूम भी चल जाता है कि कहीं पशु आया हुआ है। पहली बात तो पशु अपने आप भाग जाता है वहाँ से, और अगर नहीं भी भागे तो यहाँ पर सायरन बजने से हम खेत को संभाल लेते हैं और पशुओं को भगा देते हैं। ये होता है कि जब घास वगैरह उगता है तो वो ज़रूर फेंसिंग वायर को टच हो जाता है तो वहाँ पर फॉल्ट बताता है, तो उस घास को हमेशा थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है, कोई घास टच ना हो, तो उसको हटाते रहते हैं। और इसके अलावा इसकी कोई ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बरसात के मौसम में मशीन को थोड़ा सा पानी से बचा के रखते हैं, बाकी जो प्लेट है उसको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का दोबारा से कोई खर्चा नहीं है। जब बैटरी ख़राब होगी उसी दिन इसका कोई और दूसरा खर्चा आएगा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है इसमें इस तरह की ये प्लास्टिक की गिट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे इसका जो करंट है वो शॉर्ट ना हो, किसी भी तरह की ज़मीन से अर्थिंग में टच नहीं हो रहा है। प्लास्टिक की गिट्टियों के सहारे ये पूरा फैन पिलर लगे हुए हैं, ये सब बांस के हैं, तो इसमें भी किसी तरह का कोई करंट शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं होता है। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ये इस वक्त ऑफ की पोजीशन में है, तो इस वक्त इसमें करंट नहीं जा रहा है फेंसिंग में। जब इसको चालू करेंगे तो ये चालू हो गया, ये बत्ती स्टार्ट हो गई, ये अब ये फेंसिंग में करंट जा रहा है। ये अलार्म ऑन ऑफ का है, अगर अलार्म को हम बंद करना चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। करेंगे तो जब भी कोई फेंसिंग को कोई टच होगा कोई पशु तो अलार्म बाजने लगेगी। और ये जो है ये जब धूप होती है तब काम में लेना है या रात को भी काम में लेना है, तो ये स्विच उस काम का होता है। मतलब ये झटके की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का और कम करने का है। जब ये नीचे होगा तो ये कम पावर से काम करेगा, और जब उसको एक्स्ट्रा पावर पर करेंगे तो ये झटका डबल पावर से झटका देगा। इसके अलावा जो ये वायर है ये बैटरी का वायर है, सीधा सा आ रहा है, और जो दूसरा वायर है वो सोलर की प्लेट से वायर करंट आ रहा है, तो ये अपने आप चार्जिंग भी करती रहती है और मशीन को भी ये इलेक्ट्रिक मुहैया करा रही है एक साथ। जब मशीन ऑन होती है तो ये पल्स का बत्ती है ये चालू रहती है हमेशा, जैसे इसको बंद करेंगे ये बत्ती बंद हो जाती है।
और जैसे ही चालू करते हैं तो ये पल्स की बत्ती चालू हो जाती है। ये बत्ती है जो सोलर की चार्जिंग की है, जो प्लेट करंट दे रही है या नहीं दे रही है, तो उसके लिए ये हरी वाली बत्ती है। और ये जो तीसरे नंबर की बत्ती है, ये लो बैटरी की बत्ती है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो ये बत्ती जलना स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल बैटरी सही है तो ये बत्ती नहीं जल रही है। सोलर की चार्जिंग वाली बत्ती चल रही है, इस वक्त चार्जिंग चालू है और पल्स भी चालू है। ये जो बटन है साइड में जो है वो जो इसकी अलार्म है, तो अलार्म की वेलोसिटी को बढ़ाने कम करने का है, उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा करने का है। किसी तरह का दोबारा से कोई खर्चा नहीं है। जब बैटरी ख़राब होगी उसी दिन इसका कोई और दूसरा खर्चा आएगा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है इसमें। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं सोलर फेंसिंग सिस्टम को खेत में लगवाने पर होने वाले खर्च के बारे में, जो इस प्रकार है। इसका खर्चा जहाँ तक है तो ये मशीन आती है करीब 3500 रुपये की मशीन आती है और करीब 1500 रुपये की इसकी सोलर की प्लेट आती है। इसके अलावा बैटरी आती है करीब 4000 रुपये की, और जो वायर फेंसिंग के लिए वायर काम में लेते हैं वो करीब 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये वायर आता है। तो बिल्कुल पतला वायर है तो काफ़ी लंबाई आ जाती है 1 किलो में। तो मैंने ये मशीन लगाई है और ये मैंने 3 एकड़ खेत में लगाई है एक तरफ। जिस तरफ पशुओं का ज़्यादा प्रभाव होता है उसी तरफ मैंने लगाई है। जिस तरफ पशुओं का नहीं है डर, उस तरफ मैंने नहीं लगाई है। तो इसका कुल मिला के खर्चा करीब 10,000 रुपये की मशीन है और इसके अलावा तार हैं, और तार के अलावा जो सपोर्टिंग जो खंभे होते हैं वो लगाए हैं। कुल मिला के करीब 15,000 रुपये का मेरा खर्चा आया है। और अब आराम से मेरा दिन और रात हमेशा मेरे खेतों की रखवाली हो जाती है बिना किसी टेंशन के। मशीन की खास बात यह है कि ये एक बार झटका दे के छोड़ती है, तो कोई भी आवारा पशु आता है, नीलगाय आते हैं या कुत्ता आता है या सुअर आते हैं, तो उनको एक बार झटका लग के रह जाता है, तो फिर वो दोबारा उस तरफ नहीं आते हैं और वो मरते भी नहीं हैं। और अगर आदमी को भी किसी को एक बार झटका लग जाए तो उसकी किसी तरह की हानि नहीं होती है। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, और खेतों की रखवाली आराम से हो जाती है। और एक बार खर्चा करने के बाद में इसमें दोबारा से बिल्कुल खर्चा नहीं है। जब कभी किसी रोज़ 5-4 साल बाद में अगर बैटरी कभी ख़राब हो जाएगी तो एक बैटरी का खर्चा है, इसके अलावा किसी प्रकार का और दूसरा कोई खर्चा नहीं आता है इसमें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की खेती की है, उनको अपनी फसल को पाला, उकठा रोग और रस चूसक कीटों से बचाना जरूरी है, तभी टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। तो आप अपनी फसल की कैसे करें सुरक्षा, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई नमस्कार। अभी इस समय आप लोग टमाटर की जिन किसान भाइयों ने खेती की है तो उसके लिए मौसम बहुत अच्छा है, बहुत उपयुक्त है। हाँ, थोड़ा सा कहीं कहीं ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। आपने देखा होगा बादल हैं, तो अभी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब जैसे ही बादल छटते हैं वैसे ही पाले की आशंका रहती है। तो हमें सबसे पहले अपने फसल के पाले से बचाव का इंतज़ाम पहले से सोच कर रखना चाहिए। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पाले से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि फसलों की आप सिंचाई करते रहें, और जब पाले की संभावना है तो उसके बचाव के लिए आप सबसे पहले आप ये देखें कि खेत की मेड़ों में जो भी घास फूस सूखी हो तो उसका धुआं करते रहें। साथ साथ में इस धुएं में आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि पाले का सबसे जो समय है वो करीब रात के 3-4 बजे करीब होता है, तो उस समय धुएं की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और किसान भाई 2% DAP का स्प्रे करें, थायो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखें कि अगर आपके खेत के उत्तर में अगर हो सके तो बाड़ लगा दें।
तो जो ठंडी हवाएं हैं वो सामान्य रूप से उत्तर दिशा से आती हैं। तो 3-4 दिन आप इसका इंतज़ाम कर लें, बाढ़ बाद में आप हटा सकते हैं, तो आपको पाले से काफ़ी राहत मिल सकती है। फलने फूलने की स्थिति में सबसे अधिक टमाटर में आता है विल्ट। अब वो कई बार बैक्टीरियल विल्ट भी होता है, कई बार फंगल विल्ट भी होता है। टमाटर का सूखा यानी विल्ट रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ मुरझाने लगती हैं। इस रोग के कारण अचानक पौधे सूख जाते हैं। ये रोग उन जगहों पर अधिक होता है जहां पर टमाटर की खेती लगातार की जाती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले तो लगाते समय ही हम ये ध्यान दें कि इससे रोग रोधी किस्म जैसे अर्का रक्षक वगैरह है इनको लगाएं। दूसरी किस्म लगाई है तो उससे बचाव का अभी तरीका ये है कि अगर आपको जैसे ही इसके लक्षण दिखें, खेत में एक आध पौधे सूखे दिखें, तो आप समझ जाइए कि इसका प्रकोप होने वाला है। तो सबसे पहले तो उस पौधे को उखाड़ के अलग करें। फिर दूसरा, आप इसमें एग्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। एग्रोमाइसिन बहुत आसानी से दुकानों में मिल जाती है। ये 15 लीटर मतलब एक टंकी में 3 ग्राम, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये आपको 1 ग्राम प्रति लीटर से 2 ग्राम प्रति लीटर तक आप इसका डाल सकते हैं। मतलब एक टंकी में करीब करीब 30 ग्राम प्रति लीटर, या इन दोनों को मिलाकर आप इसके पौधे में भी स्प्रे कर दें और नोजल को ढीला करके इसकी जड़ों में ड्रेंचिंग कर दें। तो किसान भाई इस विल्ट की बीमारी जो आती है इससे बच जाएंगे। साथ में टमाटर में सबसे अधिक आपने देखा होगा कुकड़ापन आता है। ये फसल में जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, खासतौर से वाइट फ्लाई वगैरह, इनके रस चूसने की वजह से इसमें आता है कुकड़ापन। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में रोग की रोकथाम के लिए आपको समेकित रोग नियंत्रण उपायों को अपनाना आवश्यक है। तभी आप अपनी फसल को रोग से बचा सकते हैं। तो अगर इसमें 1-2 पौधे आपको मोज़ेक के दिखें तो आप सबसे पहले उनको उखाड़ के और खेत में फेंके नहीं, इसको कहीं ना कहीं गाड़ दें। और साथ में आप इसमें अगर हो सके तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। ये कम से कम 1 एकड़ में 10 से 12 येलो स्टिकी ट्रैप लगा दें। उसमें जाकर ये चिपकती रहती हैं क्योंकि पीले रंग के प्रति आकर्षित होती हैं। अगर इससे भी नियंत्रण नहीं होता है तो इमिडाक्लोप्रिड जो है उसका आप इस्तेमाल करें। ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से, मतलब एक टंकी में करीब 15 ml आपको ये कीटनाशक डाल के इसका स्प्रे करना होता है। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दवाई कीटनाशकों पर अपना पैसा खर्च नहीं करना होता और अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छी कीमत मिलती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने अरहर की फसल लगाई है, उनकी फसल में बदलते मौसम में कुछ कीट और रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय अरहर की फसल में रोग और कीट की रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सरोज कुमार। और सबसे है कि अरहर जो है वह एक मुख्य दलहनी फसल है भारत का, जिसमें इसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान पे आता है। जैसे पहले चना, उसके बाद अरहर। लगभग ये 32 लाख हेक्टेयर एरिया में इसका खेती होता है अरहर का। तो ये फ्लावरिंग के समय में उसमें मेनली 2 रोग लगते हैं अरहर में, जिससे किसान भाइयों को निपटना बहुत ही नितांत आवश्यक है। यदि उस रोग से नहीं निपटते हैं, लगभग 60 से 70% तक उसकी हानि हो जाएगी उत्पादन में। इसीलिए उसमें पहला रोग जो महत्वपूर्ण रोग है वो उकटा रोग होता है अरहर के फसल में। उकटा रोग ऐसा रोग है जो कवक, एक फंजी जिसको कहते हैं, उसके द्वारा फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है वो।
किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। जड़ से लेके पानी या खाद्य पदार्थ जो भी पौधा अवशोषित करेंगे उसका ट्रांसलोकेशन यानी संचार जो होता है पौधा में वह रुक जाता है। उसका जब पानी और ये खाद्य पदार्थ नहीं ले पाएंगे पौधा का ग्रोथ रुक जाएगा, तो उसमें ग्रोथ रुकने से वो पौधा क्या होती है, सूख जाती है। कि उसको जिस खेत में आप देख रहे हैं कि जिस खेत में हम अरहर लगाए इस बार अरहर और उसमें ये रोग लग गए हैं, तो उस खेत में 3-4 साल तक उस फसल माने अरहर फसल की रोपाई ना करें। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। फली वेधक कीट जो फल को क्या करता है, छेद देखते होंगे कि दान जब वो फल बनता है ना तो उसके दाना में क्या होता है वो छेद कर देता है। उसको फली वेधक कीट के हेलिकोबार्पा होता है, उसी के कारण से होता है। तो उसका रोकथाम है कि सबसे पहले तो आप उसको माने सेलेक्ट कीजिए कि वो कीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए 4-5 जाल जो है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए 4-5 जाल लगा दीजिए उसमें, इस अरहर के क्रॉप में। जब देखेंगे कि 3-4 लार्वा 3-4 रात तक उसको ये देखेंगे, 3-4 लार्वा जब उस पर मिल जाएंगे तो समझ जाइए वो कीट का प्रकोप हो गया है। तो उसको रोकथाम करना है। ये फलीवेधक कीट को रोकने के लिए इसका जो मेन उपचार है वो है कि जो नीम का उत्पाद है, वो निमोली का 5% 1% साबुन का घोल बना के उसको स्प्रे करेंगे। दूसरा है कि उसमें इंडोक्साकार्ब जो 14.5 SL होता है, यदि SC होता है, उसको प्रति हेक्टेयर स्प्रे करेंगे। तीसरा है उसमें सैपर में या तो ये करेंगे या नहीं तो फिर सैपरमेथ्रिन का 30 EC का 400 ml लेके उसको फिर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर में स्प्रे करेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इंदौली, जिला टोंक के कृषक चंदन कुमार ने। आप सिरोही बकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो चंदन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सर्वप्रथम जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर बकरी पालन के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अनुकूल पाई जाती हैं और उसके साथ साथ दूसरी बात ये आती है कि जो पशु की नस्ल है वो एक अच्छी होनी चाहिए। सिरोही नस्ल की जो बकरियाँ हैं सामान्यतः अजमेर, सिरोही, नागौर, टोंक, राजसमंद और उदयपुर जिलों में सामान्यतः से पाई जाती हैं। सामान्यतः इसके अलावा जो ये बकरी है वो अरावली पर्वतमाला के आसपास राजस्थान में लगभग हर जगह उपलब्ध हो जाती है। सिरोही नस्ल की पहचान करने के कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर आप जो प्योर नस्ल होती है उसको आप पहचान सकते हैं। सिरोही नस्ल एक मध्यम भार की, मध्यम आकार की एक बकरी है जिसका जो रंग है वो सामान्यतः हल्के भूरे रंग का या गहरे भूरे रंग का पाया जाता है और साथ ही साथ उसके शरीर के ऊपर गहरे या हल्के भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी इसकी पहचान, इसके जो कान हैं वो एक विशेष तरह के होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, पत्तियों के आकार के होते हैं। इसके आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इसकी जो पूँछ होती है वो आकार में छोटी होती है और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसका जो रंग है सबसे
एक पिक्युलियर रंग है जो विशेष तौर से सिर्फ सिरोही नस्ल में ही देखने को मिलता है, जो इसका गहरे भूरे रंग का या हल्के भूरे रंग का और उस पर चकत्ते पड़े रहते हैं। इस तरह के अन्य बकरियों में की नस्लों में इस तरह के रंग का जो ये कैरेक्टर है वो नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से अगर किसी भी किसान भाई को सिरोही नस्ल की बकरी को खरीदना है तो इस तरह से आप पहचान करके उसकी अच्छी नस्ल को खरीद सकते हैं। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।